से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल करवा दिया था। आज मैं करवाऊंगा 11 से लेकर 15 तक सवाल है तो उनको हल करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करवाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने कल तक जो मैंने पढ़ाया था उसको घर में एक बार रिपीट किए हैं। जल्दी से कमेंट्स में बताइए। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से बताइए कितने लोग ने घर में अपने से लगाए हैं 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को। जल्दी से लिखिए। तो हम बता रहे हैं 11 से। देखिए लिख लिए होंगे। अब चलिए पढ़ते हैं 11 से। एक बार जब मैं पढ़ा दिया करूँ ना तो जैसे वीडियो देखकर उसके बाद खुद से अपने से लगाए करिए। तो ऐसा क्या होगा, तो कभी भूलेगा नहीं जल्दी से। ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे सबसे पहले जब मैं पढ़ाया करूँ तो पढ़ लिया करिए। फिर जब मेरी वीडियो ख़त्म हो जाए तो जितना पढ़ाऊँ मैं ना तो उतना ही आप लोग एक बार रिवीजन कर लिया करिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से असत्य। इसमें सत्य असत्य बताना है। सत्य का मतलब होता है सही और असत्य का मतलब होता है गलत। इसमें हमें बताना है सत्य कौन सा है और असत्य कौन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले इनके बातों को पकड़ना सीखिए। जो कह रहा है वो आप लोग को पहली बात तो उसको पता होनी चाहिए। जो कह रहा है उसको फिर सवाल लगाना है। देखिए कह रहा है दो धन अभाज्य। अब पता होना चाहिए अभाज्य किसे कहते हैं। अभाज्य किसे कहते हैं, हमें बताया कि जो दो या दो से अधिक संख्या से नहीं कटना चाहिए। वह स्वयं से कटे या एक से कटे और किसी से भी संख्या से न कटे तो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है ना। तो कहता है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन। गुणन का मतलब क्या होता है, गुणन का मतलब होता है कि गुणा और सदैव अभाज्य होता है। तो जो मैंने अभी बताया उसको पहले एक बार लिख लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। पहले देखिए सत्य का क्या मतलब होता है। सत्य का मतलब होता है सही और असत्य का मतलब क्या होता है, गलत। और क्या है, एक गुणन है। गुणन का मतलब क्या होता है, गुणा। बस इतना ही है। तो कह रहा है दो। अब चलिए क्वेश्चन हल करते हैं 11 से लेकर। देखिए 11 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल। अब हमें क्या लेना है, दो धन अभाज्य लेना है। कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए हम दो ले रहे हैं, मान लीजिए दो ले रहे हैं और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं ना। तो कह रहा है इनका गुणनफल, इनका गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। तो देखिए 3 दूना 6, तो 6 क्या है, तो 6 भाज्य है ना। अभी देखते रहना। कह रहा है सदैव अभाज्य होता है कि नहीं, तो हमें बताना है। देखिए अब मान लीजिए ये दोनों अभाज्य संख्या है। एक उदाहरण तो हमने ये ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों अभाज्य संख्या है, इनका गुणा करें तो ये क्या आ गया, ये अभाज्य आ गया। और देखिए मान लीजिए 5 गुणा 3, ये दोनों अभाज्य संख्या है, इनका गुणा करेंगे तो 5 से 15। तो देखिए 15 आया, ये भी क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम दो अभाज्य संख्याओं को ले रहे हैं तो कहीं अभाज्य आएगा कहीं भाज्य आएगा। तो इसमें प्रश्न में कहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक अभाज्य ये है, एक अभाज्य ये है। इनको हम दोनों को जब गुणा करे हैं तो 6 आया, तो 6 भाज्य संख्या है। क्योंकि ये दो और दो से अधिक संख्या से कट रहा है। 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से खुद से कटेगा। और फिर हम लिए 1 गुणे 2, हम इसको गुणा किए हैं तो कितना है, 2। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्योंकि 1 और 2 के अलावा किसी से भी नहीं कटता। और 5 और लिए हम 3, तो 5 से 15, 15 है तो 15 स्वयं से कट रहा है और 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो ये क्या है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या मानेंगे, 11वां में क्या करेंगे, असत्य लिख देंगे। असत्य नीचे है तो देखो दूसरा क्या है, कह रहा है कि दो धन अभाज्य, क्या कह रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था। पहला प्रश्न कह रहा था दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। इसमें कह रहा है गुणन,
अब क्या दूसरे में कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो अभी हमने देखा ना, तो अब देखेंगे दूसरा 11 का दूसरा। तो पहले समझ में आया ना कि क्यों असत है, असत है तो लेकिन क्यों असत है, तो ये आपको जानना होगा। तो देखिए हमने इसको समझाया तो अब पता चल गया होगा क्यों असत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसको हम रब कर दें। चलिए अब देखेंगे कौन सा 11वां का बी नंबर। ए नंबर हमने क्या बताया था, ये नंबर है 11 का असत है। ये नंबर क्या है, असत है। और बी नंबर क्या है, अभी बी नंबर पहले देख लेते हैं। देखिए कह रहा दो धन अभाज। अब हम दो अभाज लेते हैं, मान लीजिए एक ये अभाज है एक ये अभाज है, इनको कह रहा है जोड़िए। तो ये तीन क्या है, तीन क्या है, तीन अभाज है। अच्छा अभाज आ गया। कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो ये तो अभाज्य हो गया, चलिए ठीक है, पहले में तो अभाज्य आ गया। लेकिन एक आदमी से टीम नहीं बनती, टीम बनती है ढेर आदमी से। तो हम करेंगे कई एग्जाम्पल लेंगे तब फिर हम कहेंगे अभाज्य कि भाज्य। एक यदि एक एग्जाम्पल से आप लोग कह देते हैं, इस पर मान लेंगे ठीक कि अभाज्य, तो गलत हो जाएगा। पहले एक दो एग्जाम्पल और लीजिए, अगर वो सही आ जाता है तब फिर मारिए अपने एग्जाम्पल। फिर अब देखिए यदि हम 2 और +3 लेते हैं, 2 + 3 लेते हैं, तो देखिए 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। तो 5 भी अभाज्य है। चलिए ठीक है, अब एक हम तीसरा लेते हैं। यदि हम 3 और +5 ले लें तो इसका योग आएगा 8। 8 क्या है, भाज्य है। 8 क्या है, भाज्य है। देखिए 8 क्या है, 8 भाज्य है, क्योंकि ये 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। कई संख्या हो गई तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो हम इस पर टिक मारेंगे असत। क्यों असत मानेंगे, क्योंकि हमने 2 एग्जाम्पल लिया, उसमें तो अभाज्य आ गया। लेकिन जैसे हम तीसरा एग्जाम्पल लिए तो इसमें 3 + 5 करें तो कितना आया, 8 आया। तो 8 क्या है, भाज्य संख्या है ना, तो इस पर टिक क्या मारेंगे, असत मारेंगे। ठीक है, तो 11 क्या मारेंगे, असत मारेंगे। लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहला 11 पहले बताया है, तो पहला असत मार कर अपने फेयर में समझने के लिए जानते क्या लिखिए, जो मैं एग्जाम्पल इसको बताया हूँ ना उसको पहले लिख लीजिए, ताकि जब भी आप जैसे अभी आपको समझ में आ गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने बाद अगर आपसे आपके दिमाग से उतर भी जाता है तो आप वहाँ जाकर देख लेंगे, एक बार फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करिए, पहले लिख लीजिए। मान लीजिए 11 का पहला नंबर असत है, ये ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ उसको भी एक बार लिख लीजिए। तो इसका लिख लेना और 11 का जो पहले लिखा है उसको लिख लेना। अब देखिए सी नंबर क्या कह रहा है। अब सी नंबर कह रहा है यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब ए + बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो पहले इनको बातों को समझने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लिए होंगे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए कह रहा है ए और बी है, तो मान लीजिए ए है ये बी है। कह रहा है कि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, इसलिए मैं इतना सारा पार्ट बना दिया है कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर यदि आप एक पार्ट से देखे होंगे तब, नहीं देखे हैं तो फिर ऐसे ही उड़ता चला जाएगा ऊपर से। ठीक है, तो क्या करना, पहले आप लोगों को एक पार्ट से देखना है, तभी एक एक बातों को आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि जितना ही प्रश्नावली है ना, एक एक प्रश्न को एक एक शब्द को मैं चुनकर अलग से अपने से पहले पढ़ा हूँ तब यहाँ बताया हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं पूरा प्रश्नावली एग्जाम्पल जो इसमें जितना भी लिखा है, कम से कम मुझे 1-2 दिन तो इनके प्रश्नावली को समझने में लगता है, कितना मैं बताऊँ। तो सबसे पहले मैं एक एक प्रश्नों को जो जो नहीं समझ में आता पहले तो अपने से पढ़ता हूँ, जब नहीं समझ में आता तो मोबाइल उठाता हूँ, जो नहीं समझ में आता उसको पढ़ लेता हूँ खुद से, तब फिर पढ़ाता हूँ। ऐसा पढ़ाता हूँ कि किसी को कुछ ऐसा पढ़ाता हूँ कि किसी को कोई ऐसा डाउट ना रह जाए कि ना आए। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, मैं पहले खुद ही पढ़ता हूँ। तो क्या ए बी है, तो कह रहा है कि ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक कह दिया तो कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ -1 लिखते हैं और यहाँ -2 लिखते हैं, ये दोनों पूर्णांक है। तो अच्छा दोनों पूर्णांक है, तो अब कह रहा है कि a + b भी सदैव ऋण पूर्णांक होंगे। कह रहा है a + b भी सदैव क्या है, ऋण पूर्णांक होगा। कह रहा है कि ये इसको जब हम ये संख्या पर रख दें तो ये भी क्या ऋण पूर्णांक होगा।
ऋण पूर्णांक होगा कि नहीं। तो चलिए अभी देख लेते हैं। देखिए ये एक की जगह पर कहाँ रखेंगे, -1 रखेंगे, तो -1, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे। अब बी के स्थान पे क्या लिखा है, -2 लिखा है। तो देखिए एक साथ में दो चिन्हों को नहीं लिखा जाता, यदि लिखना पड़ जाता है तो उसको क्या करते हैं, कोष्टक लगा देते हैं। चलिए हम कोष्टक यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए -1 है तो -1 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और इसको हम माइनस कर देंगे तो जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3। तो जब हम इसको हल किए तो कितना है, तो -3 आया ना। तो देखिए यार ऋण पूर्णांक है तो ये क्या हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। तो पहला तो कह रहा है ऋण पूर्णांक। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो अब देखिए दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अभी हम यहाँ रखते हैं a बराबर -3 रखते हैं और b बराबर रखते हैं -5 रखते हैं। तो इसके स्थान पे रखेंगे तो -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस प्रकार, माइनस ये है तो -3 -5 घटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह क्या लगता है, माइनस का। तो 8 हो जाएगा। तो कितना है, -8 है ना। तो ये भी क्या है, ऋण पूर्णांक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सत्य है। जो तीसरा नंबर बोल रहा है ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि हमने यहाँ एक स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो माइनस में होना चाहिए। ऋण पूर्णांक है तो हमें एक स्थान पे कोई भी संख्या रखते हैं, लेकिन ऋण में रखना है। तो कह रहा है इनको जब a + b है, क्या कह रहा है, a + b भी सदैव ऋण पूर्णांक होंगे। हाँ, सदैव ऋण पूर्णांक होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 -2 इसको जब हल करेंगे तो माइनस में आएगा उत्तर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या लिखेंगे, सत्य लिख देंगे, और दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं कौन सा, 12 नंबर। अब देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a × a+1 × a+2 × a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो हमें दिखाना है कि जो संख्या लिखी है इस पे ऐसी संख्या एक स्थान पे रखे कि ये 24 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं, दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए पहले सबसे पहले इसको लिख लीजिए, मैं आप कर दे रहा हूँ। चलिए देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12 कह रहा है a एक धन पूर्णांक है। a बराबर क्या है, एक धन पूर्णांक है। a का है एक धन पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे हल। अब देखिए, अब कह रहा है कि a +1 और फिर क्या दिया है, a+2, फिर दिया होगा a+3। हाँ, कह रहा है जो इस पर हम एक स्थान पे कुछ भी संख्या रखें, हमें बताना है कि 24 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो चलिए रखते हैं। देखिए मान लीजिए एक स्थान पे हम धन पूर्णांक कह रहा है तो धन पूर्णांक रखेंगे, यदि ऋण पूर्णांक कहता है तो ऋण पूर्णांक रखते हैं। तो a बराबर मान लीजिए हम पहले 1 रखते हैं, एक पूर्णांक है तो पहले 1 रख कर चेक कर देते हैं। तो a जहाँ जहाँ लिखा है 1 रखेंगे पहले। तो 1 +1 1+2 1+3। अब देखिए 1 है तो 1, अब किसी दो अगर यहाँ कुछ चिन्ह दिखे, कोष्टक लगा रहे चिन्ह दिखे, तो वहाँ मानते हैं गुणा का चिन्ह। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो गुणा लगाएंगे तो 1 कितना होगा, 2 होगा। तो फिर यहाँ कुछ किसी के चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, तो 1 और 2 3, तो 3, और फिर यहाँ गुणा का है तो गुणा लगा देंगे, और 1 3 कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए सब गुणे में लिख गए तो गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 6 और 6 चौको 24। तो 24 आया ना। तो जितना यहाँ आया है तो क्या कह रहा है कि क्या 24 से विभाजित से कह दिया ना, तो इसको हम भाजक की तरफ रखेंगे, से कह दिया तो 24 यदि में कहता तब हम भाज की तरफ रखते हैं, तो हम काट देंगे। तो देखिए पूर्णतः विभाजित हो गए ना। तो चलिए अब देखिए पूर्णतः विभाजित हो गया 24 से। तो अभी हमने ए रखा है, 1 रखा है एक स्थान पे, हम 2 रख कर चेक करते हैं क्या विभाजित होता है कि नहीं 24 से। तो चलिए पहले देखिए इसको लिखना है, तो जो जितना भी एग्जाम्पल बताऊँ सब लिख लीजिएगा। पहले देखिए इतना रखें तो हाँ है,
लेकिन फिर से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या उस पर है कि नहीं। यदि उस पर हो जाएगा तो हम सत्य मान देंगे, मतलब कि पूर्णतः विभाजित है 24 से, नहीं नहीं है। तो चलिए हम रखते हैं कि एक स्थान पे क्या रखते हैं, अब रखते हैं एक स्थान पे 2 रखते हैं। पहले 1 रखे हैं, अब 2 रखे, 2 धन पूर्णांक है। तो चलिए यहाँ से इतना तो क्वेश्चन में ही कह दिया है। अब देखिए एक स्थान पे अब 2 रखना है, 2 रखेंगे और 2 प्लस 1 कोष्टक बंद कर देंगे, 2 प्लस 2, 2 प्लस 3। अब चलिए जोड़ दीजिए, 2 गुणा 2 और 1 3। अब यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं तो गुणा का, 2 2 4, कुछ चिन्ह नहीं तो गुणा का, तो 2 और 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए गुणा करिए, 2 तिहाई 6, नहीं 3 2 है, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 4 5 6 20, 5 दूना 10, 10 2 12। तो देखिए कितना आ गया, 120 आ गया ना। तो अब देखिए 24 से 120 पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो चलिए रखिए 120। हम इसको भाजक की तरफ क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न में कह दिया कि 24 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। 24 से बोला है इसलिए हम भाजक की ओर लिखते हैं। यदि 24 में बोलता ना तब हम भाज की ओर लिखते हैं। अब कहेंगे भाजक ये क्या बता रहे हैं, तो देखिए इधर वाले को जो होता है ना इसे बोलते हैं भाजक। मैंने बेसिक पार्ट जब क्लास चल रही थी तो बताया था, इसमें इसको बोलते हैं भाजक और इसे बोलते हैं भाज और इसे बोलते हैं भागफल। तो जो नीचे शेष फल बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेष फल। तो 24 से बोला तो हम किसकी ओर रखेंगे, भाजक की ओर। तो चलिए देखते हैं, 24 है तो 120 कितने बार जाएगा, मान लीजिए हमें नहीं पता। तो देखिए क्या करेंगे, इधर 1 अंक छोड़ देंगे, इधर 1 अंक छोड़ देंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ 12 बचा। तो हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि 12 ज़्यादा ना हो, कम हो जाए। तो देखिए यदि हम 5 से पहले करते हैं तो 5 से दूना 10, तो 10 आएगा। तो इस सही हो सकता है। तो अब सोचेंगे हम 6 से मार दें, तो 6 से मारेंगे, 6 दूना 12, तो ये 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम गुणा करेंगे, 6 चौको 24, 2 हासिल हो जाए 14 हो जाएगा ना। तो हम कितने बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। जिस प्रकार आपको आसान लगे उस प्रकार आप लोग किया करिए, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 5 2 10 2 12। देखिए पूर्णतः विभाजित हो गया ना। तो हम कहेंगे हाँ पूर्णतः विभाजित है कितने से, 24 से। इतना हल करने के बाद क्या लिखना है, प्रश्न से उत्तर बनाइए। यदि एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए संख्या इतने से 24। हाँ अब देखिए, अब इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है आपको, एक लाइन और बढ़ा देंगे। क्या बढ़ाएंगे, कहेंगे हाँ यहाँ लिखा, क्या लिखेंगे, ए प्लस ए प्लस 2 ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पूरा समझ में आया ना। तो हमें दिखाना था बस। जब मैं एक प्रश्न, जब एक बात सुन लीजिए, 1 महीने से पहले मैं भी आप क्लास ही में पढ़ता हूँ इसलिए पढ़ाता हूँ। देखिए मैं पहले जब मैं यहाँ लॉकडाउन था तो मुझे ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया था। कोचिंग में लगाया था, जब कोचिंग खुली थी तो मैं गया था कोचिंग, तो ये चैप्टर पढ़ा गया था। वहाँ बहुपद से चालू हुआ था, तो मैं अपने भाई से पढ़ कर पढ़ाता हूँ। तो वहाँ जब मैं गया था ना तो पहला चैप्टर मैं पढ़ा ही नहीं था। तो क्या कि जब मैं 1 महीने पहले इसको छुआ था तो क्या हुआ था, मैं जितना भी देखता था तो मुझे एक प्रश्न भी समझ में नहीं आता था। हालांकि जो मैं पढ़ा था ना वो मुझे आ गया था, लेकिन जो मैं नहीं पढ़ा था मैं देखते ही मुझे अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में, मैं रख देता था कापी। लेकिन क्या हुआ था, फिर मैं देखा तो ये क्या है, आभास संख्या क्या है, ये सभी क्या है। तो सबसे पहले मैं इनको भाई से अपने पूछा कि ये सब क्या होती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे बताया कि ये सब ये होती हैं। तो सबसे पहले उसको मैं पढ़ा, उसके बाद जब मैं इसको लगाया ना तो सब आने लगा था। तो इस प्रकार आने लगता है। कब आने लगता है, जब आप लोगों को बेसिक पता होता है। नहीं फिर आपको पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगेगा यदि बेसिक नहीं पता होगा। बेसिक पता होगा तो सबसे अच्छा मैथ लगाने में अच्छा लगता है, और कोई विषय नहीं अच्छा लगेगा। यदि बेसिक नहीं पता ना तो मैथ नहीं अच्छा लगेगा।
तो देखिए समझ में आए ना। तो क्या करना था, हमें बताना था कि ये एक धन पूर्णांक है, संख्या इतना है। मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। ये जो लिखा है ये क्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। हम एक स्थान पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमें बताना था ये क्या, ये वाली संख्या जो लिखी है ये 24 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो फिर हमने रखा, दो एग्जाम्पल लिया, तो दोनों में पूर्णतः विभाजित हो जा रहा था, तो हमने बता दिया कि हाँ पूर्णतः विभाजित है। फिर क्या लिखेंगे, हाँ इतना जो संख्या लिखी है संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है, बस इतना ही करना था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्या कह रहा है। तो 13 आप देखेंगे, प्रश्न 13 में पढ़ रहा हूँ। कह रहा है यदि ए एक सम धन पूर्णांक है। क्या कह रहा है, यदि ए एक सम जानते हैं सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। संख्या दिया है, बोल रहा है कि कौन सी सम होगी और कौन सी विषम होगी। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो वीडियो रोक कर लिख लीजिए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, रफ कर दे रहे हैं। तो देखिए कह रहा है एक सम है। क्या कह रहा है, एक क्या है, यहीं से करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है। तो क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, उसके बाद कह रहा है ए क्या है, धन सम संख्या है ना। क्या बोल रहा है, धन सम संख्या है एक, ये क्या है सम है। हाँ, और बी क्या कह रहा है, बी विषम है। ए सम है और बी क्या है, विषम है। ठीक है, तो दिया है संख्या है, कह रहा है कि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा ए प्लस बी कामा ए इंटू बी, फिर कामा दिया है ए, फिर कोष्टक ए प्लस 1, फिर दूसरे कोष्टक में दिया है बी प्लस 1। ये लिखा है। तो आप लोग को समझ में कुछ आता है कि नहीं। देखिए ये जो लिखा है, ये कामा करने का मतलब ये है कि ये सब संख्याएं अलग अलग लिखी हैं। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ, अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, केवल अभी जो प्रश्न दिया उसको लिख रहा हूँ। नहीं कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, पहले इसको मैं देखिए किस प्रकार ये लिखा है उस प्रकार अभी लिख रहा हूँ। अभी नहीं बता रहा हूँ, जो प्रश्न लिखा है उसको मैं बता रहा हूँ केवल। ये स्क्वायर एक लिखा है और एक लिखा है बी स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटू बी, और चौथा हो गया, पांचवा कह रहा है कि ए प्लस 1, और छठा क्वेश्चन कह रहा है बी प्लस ए। ये इस प्रकार लिखा है। तो थोड़ा अपने माइंड का भी इस्तेमाल करिए कि ये जहाँ कामा लग जाता है ना, तो वहाँ वो प्रश्न बदल जाता है। देखिए ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर अलग है, बी स्क्वायर अलग है, ए प्लस बी अलग है। अब कहेंगे ए अलग है, बी अलग है, नहीं। देखिए इसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा है और यहाँ कामा लगा, फिर यहाँ कामा लगा है, तो ये दोनों संख्याएं एक है, ये दोनों संख्याएं एक है। ये जितने लिखी हैं ये सभी क्या है, एक एक है। इसीलिए मैंने आप लोग को ना कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार लिख दिया है। अब देखिए अब मैं बता रहा हूँ, तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक सम धन पूर्णांक है और बी क्या है, विषम धन पूर्णांक है। सम कह रहा है, सम धन पूर्णांक कह रहा है, माइनस में नहीं लिखना है, सब प्लस में लिखना है, नहीं माइनस कर कर गड़बड़ कर दीजिए। तो ए एक सम है हाँ, और बी क्या है, विषम है। तो चलिए हम पहले एक स्थान पे क्या रखते हैं, एक स्थान पे 2 रखते हैं, तो 2 सम है ना, और बी के स्थान पे रखते हैं हम 3, तो 3 भी क्या है, विषम है, और 2 सम है। तो कह रहा है हमें बताना है कि कौन कौन सी सम है, केवल सम बताना है, विषम नहीं बताना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी सम होगी, सम बोल रहा है, केवल कौन सी सम है ये बताना है। तो देखिए ए स्क्वायर पहला दिया है, तो हम लिखेंगे पहले यही हल करते हैं। तो ए स्क्वायर लिखा है, तो एक स्थान पे हमने क्या माना है, एक स्थान पे हमने 2 माना है ना, तो 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4 आया है, सम आया है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, सम। और देखिए ये बी स्क्वायर लिखा है, तो क्या है,
तो यदि हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक कितना होगा 9, तो 9 क्या हो गया विषम हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है 2 है, तो पहले हम 2 रखेंगे एक स्थान पे और बी के स्थान पे 3 मान है तो 3 मान है लिखेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 5, तो 5 क्या विषम है ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे विषम। अब देखिए अब कितना लिखा है यहाँ, देखिए 2 लिखा है, यहाँ हमने एक स्थान पे 2 माना है तो 2 लिखेंगे, गुणा 3 माने हैं यहाँ तो 3, तो 2 3 6, तो 6 क्या है सम संख्या है। अब देखिए ए प्लस 1 लिखा है, तो एक स्थान पे हमने क्या माना था 2 माना था ना, तो फिर 2 प्लस 1, हम जब 2 यहाँ लिखेंगे कुछ नहीं चिन्ह, तो किसका चिन्ह रहता है प्लस का, सॉरी गुणा का चिन्ह रहता है ना, तो गुणा और 3, तो 3 दूना 6 ना, तो ये भी क्या है सम संख्या है। अब कह रहा है बी के हम 3 माने हैं, तो फिर 3 प्लस 1, 3 गुणा 4, 4 3 12, तो 12 क्या है सम संख्या है ना। तो इसमें देखिए सम सम कौन कौन से है हमें ये बताना है, तो ए स्क्वायर सम है और ए इंटू बी सम है, और क्या है ए इंटू ए प्लस 1 सम है, और ये भी सम है बी इंटू बी प्लस 1, ये सम संख्या है बस, और जितनी भी विषम संख्या है उसको नहीं लिखना। समझ में आया ना, तो चलिए मैं एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ, जो नहीं समझ में आया होगा उसको फिर से समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा था कि ए एक सम संख्या है, सम धन संख्या है, ठीक है, और कह रहा बी विषम है, तो अच्छा हाँ चलिए ठीक है, इतना सब में समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि इतना जो क्वेश्चन लिखा है तो इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सी सम संख्या है और कौन सी विषम संख्या है। यहाँ हमने ए के स्थान पे 2 माना है, बी के स्थान पे 3 माना है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ए के स्थान पे आप लोग क्या मानेंगे, ए के स्थान पे आप मानेंगे सम संख्या और बी के स्थान पे मानेंगे आप लोग विषम संख्या, ठीक है। तो देखिए हमने ए के स्थान पे 2 माना, एक स्थान पे आप 4 भी मान सकते हैं और बी के स्थान पे 5 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए है तो ए के स्थान पे हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 क्या सम संख्या, बी के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 त्रिक का 9 विषम संख्या, ए प्लस बी 2 प्लस 3 5 विषम, ए इंटू बी तो 2 3 6 करेंगे तो 6 क्या है सम संख्या है, और ए इंटू ए प्लस 1 तो 2 और 3 2 3 6, तो 6 क्या है सम संख्या है, और बी इंटू बी प्लस 1 यहाँ रखेंगे 3, 1 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 क्या है सम संख्या है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, एक लाइन आप लोग लिखना है, क्या लिखेंगे पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। तो ये इस प्रकार लिख देंगे, आता है सम संख्या, सम धन पूर्णांक बोला है क्या, सम धन पूर्णांक, तो चलिए हम धन पूर्णांक भी लिखेंगे, अतः सम धन पूर्णांक संख्या। अब जो जो सम आया है ना उसको लिख दीजिए, तो पहले में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हम लिख देंगे, फिर कामा लगा देंगे। अब फिर कौन से आया है तो ए इंटू बी आया है ना, तो ए इंटू बी, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कामा लगा देंगे, तो ए प्लस 1, उसके बाद ये लिखा है बी इंटू बी प्लस 1, इतना होगी, इसके बाद क्या लिख देंगे इतना होगी, ठीक है। और देखिए एक बात और जान लीजिए, ए इंटू बी है तो इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी के भी चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह होता है ना, तो इसलिए इसको इस प्रकार लिखिए या ए बी कर लिख दीजिए, गुणे में ही लिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं, तो इतनी होगी, ठीक है। तो देखिए अब 14 प्रश्न कह रहा है कि धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो इसमें दिया है ए बी सी डी कर दिया है, तो आप लोग को बताना है कि ये सत्य है, लेकिन किन गुणधर्मों के अंतर्गत ये सत्य है उसे बताना है। तो पहले इसको लिख लीजिए, तो फिर मैं इसको रफ कर बता रहा हूँ। तो चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं।
पहले जो दिया है उसको मैं लिख रहा हूँ। गुणधर्मों का मतलब होता है जितना हमें पढ़ाया था ना, प्रगुण या नियम जो हमने पढ़ाया था वही है कि कौन सा संवरक नियम है, क्रम विनिमय और कौन से साचर नियम है, यही बताना है आप लोग को और कुछ नहीं बताना। इसीलिए इतने ढेर पार्ट बन गए हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का हम पहला देखेंगे। पहला क्या दिया है, 3 गुणा 8 प्लस 7 दिया है, 7 बराबर 3 गुणा 8 कोष्टक बंद है, उसके बाद प्लस 3 गुणा 7। तो कह रहा है ये सत्य है, हाँ सत्य होंगे। एक बार चेक भी कर लीजिए कि यदि हम देखिए 7 और 8 गुणेंगे तो कितना होगा 15, और 15 3 45। तो यहाँ क्या लिख देंगे, मान लीजिए झूठ को मान लेते हैं 45 इधर हो गया, तो 8 3 24, तो 24 यहाँ प्लस लगा गुणा लगा, हाँ गुणा लगा है, यहाँ भी गुणा लगा है। इधर 24 प्लस 7 3 21 जोड़ेंगे तो 5 और 2 2 4, इधर कितना है 45, इधर 45। तो पहले से यही बोल दिया कि ये सत्य है। तो सत्य भी है, चेक भी कर लीजिए एक बार कि सत्य है कि नहीं। सत्य दोनों तरफ बराबर आया तो सत्य। तो कह रहा सत्य है, लेकिन किन गुणधर्मों के अंतर्गत ये सत्य है। तो आप लोग को यहाँ सबसे पहले देखना है कि देखिए इसको हम यदि ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे और इसको हम सी मान लेते हैं, तो अब देखिए जब 3 धन पूर्णांक आ गए तो हमने 3 धन पूर्णांक के लिए कितने बताए थे। एक तो हमने बताया था साचर नियम खातिर बताया था, एक क्या बताया था, एक हमने बताया था वितरण नियम बताया था। तो देखिए अब आप लोग को देखना है, और एक चीज मैंने ये भी बताया था कि साचर नियम एक ही चिन्ह होगा, लेकिन वितरण नियम में 2 चिन्ह होगा, प्लस माइनस या प्लस गुणे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ गुणा भी है प्लस है। तो सबसे पहले आप लोग को जान जाना चाहिए कि ये वितरण नियम है। सबसे पहले आप लोग को यही जान जाना चाहिए कि 2 चिन्ह लगे हैं तो हमें वितरण नियम पे मारना है। ठीक है, तो हम मान लिए वितरण नियम पर। तो लेकिन वितरण नियम मान लिए तो क्या हम वितरण नियम यदि यहाँ लिख देते हैं कि वितरण नियम, तो क्या है सही हो जाएगा। तो ये बहुत गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने बताया था ना कि यहाँ गुणा और प्लस दोनों लिखा है, तो हम लिखेंगे योग पर गुणा का वितरण नियम। वितरण नियम केवल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि यहाँ माइनस होता तो घटाने पर गुणा का वितरण नियम लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे, जो योग पर गुणा का वितरण नियम, इतना लिखेंगे तब आपको मास्टर नंबर देगा, नहीं नंबर आपका काट लेगा। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि मैं पूरा पेपर कर कर आया हूँ तब भी मुझे नंबर नहीं मिला, बहुत कम मिला। कि आप पूरा करके आए हैं, लेकिन पूरा सही ये नहीं सही कि आप लोग पूरा ही कर कर आए हैं, कुछ आप गलत भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, योग पर गुणा का वितरण नियम, तब ये सही होगा। तो पहले हम क्या क्या मारेंगे, योग पर गुणा का वितरण नियम। समझ में आ गए ना। चलिए देखते हैं दूसरा। इसलिए मैंने बेसिक कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार देख लीजिए तो और सही रहेगा। तब देखिए कह रहा है कि 3 + 5 + 7, 7 कहाँ दिया है, 9 दिया है, और फिर दिया है 3 + 5 + 9, इस प्रकार लिखना है। तो आप लोग को बताना है कि ये किन गुणधर्मों के अंतर्गत ये सत्य है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को देखना है कि यहाँ जो लिखा है कितने पूर्णांक हैं। तो 1 2 3, तो 3 है, तो 3 है, तो सबसे पहले आप लोग को ये जान जाना चाहिए कि 3 है तो कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि वितरण नियम हो सकता है, एक ये हो सकता है कि साचर नियम हो सकता है। ये तो हमने मोटी मोटी पकड़ लिया, लेकिन हम साचर नियम कब मानेंगे, जब एक ही चिन्ह हर स्थान पे दिखे तो क्या मारेंगे, साचर नियम मारेंगे। लेकिन प्लस और गुणा दोनों चिन्ह रहेंगे तो वहाँ हम मानेंगे वितरण नियम। लेकिन वितरण नियम पर क्या मानेंगे, यदि जोड़ का है तो योग पर गुणा का वितरण नियम, घटाना और गुणा दोनों लिखा है तो वहाँ लिखेंगे घटाने पर गुणा का वितरण नियम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ लिखा 3 + 5 + 9, और फिर बराबर दिया है 3 + 5 + 9। तो हर स्थान पे प्लस प्लस लिखा है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ साचर नियम पर टिक मारेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साचर नियम यदि हम मार देंगे तब भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ प्लस लिखा रहता है, गुणा का भी सहचर नियम होता है और योग का भी सहचर नियम होता है। तो अब मास्टर पता ही नहीं पाएगा कौन सा सहचर नियम है, तो आप लोग को पूरा लिखना है तभी पूरा नंबर देगा। तो योग है तो क्या लिखेंगे, योग का सहचर नियम। पूरा बात पकड़ में आ गया कि नहीं? चलिए ठीक है। यदि कुछ भी जैसे नहीं समझ में आता है ना, तो आप लोग एक बार कमेंट्स कर दिया करिए। जब मैं पार्ट नंबर दूसरा लाऊंगा तो वहाँ मैं ज़रूर बताऊंगा। एक दिन का आपके पास समय रहता है, जो नहीं समझ में आता है तुरंत आप कमेंट्स कर दिया करिए। जो भी नहीं समझ में आएगा तो उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखा करिए कि कोई मास्टर इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाता कि हर एक विद्यार्थी को समझ में आ जाए, और कोई मास्टर इतना गलत भी नहीं पढ़ाता या ख़राब तरीके से नहीं पढ़ाता कि हर एक विद्यार्थी किसी ऐसा विद्यार्थी है कि उसको एक विद्यार्थी को समझ में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जो हर समझ में आ जाए। कोई नहीं समझ में आता है, बाद में समझ में आता है। जब लगाते चलेंगे ना तो अपने आप वो सब समेट जाता है। लेकिन यदि आप लोग को एक दो प्रश्न नहीं आता है तो उसको लेकर निराश नहीं होना है, बाद में वो अपने से आ जाएगा। कब तक नहीं आएंगे, एक साल नहीं आएंगे, दूसरे साल अपने से आ जाएगा। तो क्या करना है, जो नहीं आ रहा है उस पर लेकर निराश नहीं होना है। अभी नहीं आए, बाद में आ जाएगा, देखते रहना। ठीक है, जैसे मुझे नहीं आए तो मुझे पूरा आ गया, और आप लोग को मैं समझा भी रहा हूँ, तो आप लोग भी इस प्रकार पढ़कर समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा लिखा है 3 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 3। इसमें 2 लिखा है और गुणा इधर उधर है, तो ये वितरण नियम है। ठीक है, तो मार देंगे गुणा का वितरण नियम। ये आप लोग कर लिए होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आया होगा वो कर लेगा। देखिए तीसरा देखते हैं। हाँ सी कह रहा है कि 3 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 3। ये देखिए ए, इसको हम ए बी मानेंगे, तो यहाँ लिखा है बी ए, तो ये क्या हुआ, क्रम को बदला है ना, तो क्या मानेंगे, हम मार देंगे। और देखिए गुणा लगा है ना, तो गुणा का क्रम विनिमय, यदि हम यहाँ लिखा होता योग, यदि वो लिखा होता प्लस का चिन्ह, तो हम क्या मारते हैं, योग पर वितरण नियम। तो हम क्या मारेंगे, गुणा पर क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डी नंबर। इसको हम रब कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं डी। देखिए डी अब कह रहा है 3 गुणा 5 बराबर दिया है ए गुणा 5। तो बता दिया, संकेत दे दिया है कि ए बराबर 3। तो हमें बताना है कि ये कौन सा गुणधर्म है। तो इसको मैं छोड़ा था, मुझे याद नहीं था, याद भी था, लेकिन ये जो प्रश्नावली है इसके नेक्स्ट जो प्रश्नावली था उसमें निरसन नियम था। ये जो पढ़ा ये है, ये निरसन नियम था। मैं इसमें नहीं बताना चाहता था, लेकिन जब प्रश्नावली 1B खोला ना, उसमें ये प्रश्न है ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि यही बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। ये जो निरसन नियम होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, ये गुणा, मैं यहाँ बताऊँगा गुणा और योग का। तो कौन सा, निरसन नियम। इधर जो बताऊंगा ये योग का होगा, उधर जो बताऊंगा वो गुणा का होगा। ठीक है, देखिए निरसन नियम क्या होता है, ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी। इस प्रकार निरसन नियम लिखा रहता है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम, यहाँ ए है यहाँ ए है, तो यदि हम बराबर जब पक्षांतर करते हैं तो जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। प्लस में जो रहता है वो माइनस में हो जाता है, जो गुणा में रहता है वो क्या हो जाता है, वो भाग में हो जाता है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में है, तो बराबर जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, इसीलिए हम यहाँ से यहाँ काट देंगे। अब बी बराबर हम सी लिख देंगे। यहाँ बी बराबर सी बोलिए या सी बराबर बी बोलिए, बराबर में है कोई दिक्कत नहीं, या सी बराबर बी बोलिए या बी बराबर सी बोलिए। ठीक है, तो अब देखिए अब गुणा क्या होगा, तो ए गुणा बी बराबर ए गुणा सी। अब गुणे में भी है, देखिए ये किस में है, गुणे में है, ये किस में है, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ ए रहेगा। तो ये प्लस में, ये माइनस में, जब इधर आए तो घट जाएगा, तो हम यहाँ से काट देंगे। तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर सी।
तब क्या बोलेंगे, बी बराबर सी बोलेंगे या सी बराबर बी बोलेंगे। ठीक है, तब देखिए इसको करिए, समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि गुणे में है तो एक स्थान पे क्या रखेंगे, एक स्थान पे 3 रखेंगे। ये ए है ये बी है, बराबर क्या होता है ए गुणा सी होता है। तो सी देखिए एक स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे। बी की सी के स्थान पे हम देखिए यहाँ क्या है, बी बराबर सी, बी बराबर सी या सी बराबर बी। तो यहाँ क्या है सी है, तो सी के स्थान पे हम 5 रखेंगे, बी रखेंगे तो बी क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम निरसन नियम रखेंगे, निरसन नियम। ठीक है, बस इतना था। चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए रब कर दे रहे हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे लास्ट वाला। कह रहा है कि -5 -2 और 0, 1 2 5। कह रहा है कि इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो चलिए संख्या रेखा, सबसे पहले संख्या रेखा को दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, संख्या रेखा होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे, उसके बाद दर्शा देंगे। तो यहाँ है -5 को दर्शा देंगे। इस प्रकार नहीं दर्शाना चाहते तो इस प्रकार भी दर्शाते हैं। यहाँ 0 रहता है, 0 को राइट साइड लिखा रहता है 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद इधर -1 -2 -3 -4 -5 ये लिखा है। तो -5 है तो यहाँ, और -2 लिखा तो यहाँ 0 1 2 और यहाँ 5। बस इतना दर्शाना था। इसको दर्शाना चाहते तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। या इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, नहीं इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार दर्शा दीजिए, या इसको रब कर कर क्या करेंगे, बस इतना चिन्ह बना देंगे। बस हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। या इसको नहीं खींचना चाहते तो क्या करेंगे, इस प्रकार खींचेंगे तो 0 की जो लेफ्ट साइड में लिखा है तो माइनस में होता है, तो -5 और -2 इधर लिखा रहेगा 1 और 2 5। बस इतना कर सकते हैं, या कि इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। तो जल्दी मैं लेकर आऊँगा 1B। तो इसको क्या करना है, आप लोग को एक बार खुद से लगाना है। जो अभी मैंने पढ़ाया है ना, उसको एक बार आप लोग फिर से लगा लीजिए। जितना मैंने पढ़ाया था कल भी लगा, जो पढ़ाया था उसको भी, और जो आज पढ़ाया है उसको भी 1 घंटा बैठ कर क्या करना है, आप लोग को लगाना है। यदि एक बार और लगा लेंगे तो पूर्णतः आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मैं लेकर आऊँगा 1B। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं 1B में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।